संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने एनसीईआरटी पर आधारित इतिहास की जो सीरीज चलाई हुई है, जिसमें एनसीईआरटी से हमारे बेस से क्वेश्चंस होते हैं और इसमें हमने प्रीवियस ईयर यानी विगत परीक्षाओं को भी शामिल किया हुआ है। प्रीवियस ईयर में जो आए क्वेश्चन उनको भी हम लोगों ने शामिल किया इसमें। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और हमारा जो टॉपिक होगा इसमें भैया दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास हमारा ये सब्जेक्ट है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत आपको कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है भैया दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो बताएं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? अच्छा, ये भी समझना आप लोग यहां से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? भैया दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की है। तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही संस्थापक है इसका, दिल्ली सल्तनत का, और वो गुलाम वंश का संस्थापक भी है। लेकिन आपसे अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, किसके समय से दिल्ली सल्तनत एक पॉपुलर हुआ, तो वो इल्तुतमिश है। वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे इल्तुतमिश। सिर्फ संस्थापक पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का तो आप आंसर करेंगे इल्तुतमिश, और गुलाम वंश का संस्थापक तो है ही इल्तुतमिश, है ना जी। चलो अगले क्वेश्चन सबसे अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो भैया इल्तुतमिश था। इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो था ना इल्तुतमिश, ये भैया बगदाद के खलीफा से, बगदाद में उस समय खलीफा बैठा करते थे। और खलीफा कौन था? खलीफा होता भैया सबसे बड़ा इस्लामिक गुरु। तो बगदाद के खलीफा से ये क्या किया इसने? बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता लेके आया था ये। और उससे पहले जो गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने तो भैया खुद को कभी सुल्तान कहा ही नहीं। वो तो अपना आपको सिपा सलार कहता था, सेनापति कहता था बस। लेकिन इसने ये मान्यता लेके आया था बगदाद के खलीफा से, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वैधानिक या लीगली सुल्तान कहते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत, तो याद रखना भैया दिल्ली सल्तनत का लीगली या वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो बताइए चांदी का टंका किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। और सिर्फ चांदी का टंका नहीं, इसने तांबे का जीतल भी जारी किया। 2 सिक्के जारी किए, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल, दोनों याद रखना, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है जी चांदी का टंका। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तांबे का जीतल किसने जारी किया? तो आप आंसर क्या करेंगे? तब भी आप आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तांबे का जीतल। तब तांबे का जीतल इल्तुतमिश आंसर करेंगे तब भी, और चांदी का टंका भी इल्तुतमिश ने। चलो आपके सामने क्वेश्चन है और स्टेटमेंट भी दी काफी बड़ी हुई। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? बताइए कैसे मरा? उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मार दिया उसको। ऐसा क्या हुआ था? नहीं, ऐसे तो नहीं मरा था। पंजाब पर अधिकार करने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यालदौज के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु, ऐसा भी नहीं हुआ था। बुंदेलखंड के कालिंजर किले का घेरा डालते समय चोटें लगी जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं था। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था इल्तुतमिश, ये ठीक है भैया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी इल्तुतमिश की, याद रखेंगे आप। 1210 में चौगान कौन सा खेल है भैया? चौगान है हॉर्स पोलो। कौन सा पोलो? हॉर्स पोलो, यानी घोड़े पर बैठकर जो पोलो खेली जाती है वो है चौगान। उस हॉर्स पोलो को ही चौगान कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा इसमें से सही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? अच्छा, खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। क्या ये सही बात है? क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल, खोखरों से लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो ऐबक को छोड़ के गए, ये तो सही बात है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 पर गद्दी पर बैठा। क्या ऐसा है? ऐबक औपचारिक रूप से इस समय बैठा था, बिल्कुल सही बात है, 1206 में गद्दी पर बैठा था। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। हाँ, अपने नाम से कोई सिक्के नहीं जारी है, क्योंकि ऐबक का मानना यह था कि वो सिर्फ क्या है, वो एक सेनापति है, असली सुल्तान तो गौरी है। मरने के बाद भी गौरी का सम्मान उसने किया है। तो ये
उसके अलावा राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, बिल्कुल ठीक है। जो गद्दी पर बैठा तो वो बिल्कुल अपना सुल्तान उसको ही मांग रहा था, और गद्दी पर बैठा जब भी वो गौरी का ही गुलाम। इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की नहीं, इसने कभी भी सुल्तान नहीं कहा खुद को। 5 तो बिल्कुल गलत है, जहां जहां 5 है उसको उड़ा दो, क्योंकि इसने आपको अपने आप को सुल्तान कभी नहीं कहा। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो आंसर क्या है उससे पिछले क्वेश्चन में? तो आंसर क्या है? 1 2 3 4 सही है भैया, 5वां बिल्कुल गलत है। इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा है, तो 5वां गलत है। बाकी कितने 1 2 3 4 बचे हैं, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने, या सत्ताच्युत का मतलब भैया यहां पर गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? तो बताइए, गद्दी में हटाने में इसका किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है भैया। जब गद्दी से हटाया गया था रजिया सुल्तान को, तो भैया किसने साथ दिया था? बहराम शाह का, इसके सौतेले भाई का। तो भैया वो दिया था तुर्कों ने। मैंने बताया था वो कौन थी? तुर्कान चहलगानी। जो तुर्कान चहलगानी थी, तुर्कान ए चहलगानी, जिसको भैया तुर्कान चहलगानी को ही क्या कहते थे? इसी को कहते थे दल चालीसा। और दल चालीसा में भैया 40 क्या थे? 40 तुर्क मुसलमान थे। तो याद रखना, रजिया को गद्दी से हटाने में किसका हाथ है? तुर्कों का। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बताइए, बलबन के बारे में कौन सा सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई का प्रतिपादन किया, बिल्कुल किया। उसने इक्तदारी व्यवस्था की प्रारंभ की, इक्तदारी व्यवस्था तो भैया इल्तुतमिश से शुरू किया। तुर्कान चहलगानी को समाप्त किया, बंगाल का विद्रोह का दमन किया, ये भी। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुर्कान चहलगानी जो इक्तदारी व्यवस्था जो शुरू की थी ना, ये तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू नहीं की, ये किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इक्तदारी प्रणाली या इक्ता प्रणाली। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, बाकी ये दूसरा ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है। तो दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति चलवाई थी? तो भैया बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति बलबन की थी, सिजदा बेवोस की नीति बलबन की थी, नौरोज त्योहार बलबन ने चलाया, खुद को नियामत खुदाई बलबन ने कहा, ठीक है भैया। देवीय सिद्धांत बलबन ने दिया। किसको दूसरा सिकंदर कहा जाता है? खिलजी वंश से क्वेश्चन आ चुके। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे भैया, वो जो क्वेश्चन थे हमारे, वो गुलाम वंश से क्वेश्चन थे। ये सारे जो क्वेश्चन आपने देखे, कहाँ चले गए? आपने जो क्वेश्चन देखे थे, ये गुलाम वंश से क्वेश्चन चल रहे थे, लेकिन अब खिलजी वंश चल चुका है। तो खिलजी वंश से क्वेश्चन है भैया, दूसरा सिकंदर किसको कहा जाता है? भैया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर की उपाधि ली थी जब इसका, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर दक्षिण विजय पर गया था 1308-9 में, और इस ये भैया जीतता हुआ कहाँ तक पहुँच गया? लगभग, अरे सेनापति, हो चलो ठीक कर दें, 1 मिनट। चलो, तो मलिक काफूर था। सेनापति कौन था? सेनापति था भैया मलिक काफूर। तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? मलिक काफूर सेनापति था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब ये 1308-9 में लड़ाई पे गया दक्षिण की, और इसने लगभग भैया कहाँ तक पहुंच गया? रामेश्वरम तक पहुंच गया था, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या कन्याकुमारी तक ये पहुंच गया। और फिर इसने देखा भैया चारों तरफ पानी ही पानी है। इसने कहा, इसने मैसेज भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी के पास, आप दूसरे सिकंदर बन चुके। इसको लगा कि हमने पूरी दुनिया जीत ली, जैसे सिकंदर महान ने जीती थी। और अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दिवा दी, कौन सी? दूसरा सिकंदर, द्वितीय सिकंदर। तो भैया द्वितीय सिकंदर के नाम से किसको जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, बाजार अधिनियम नीति किसने लागू की थी? तो भैया बाजार अधिनियम नीति भी कौन लेके आया? वो भी लाने वाला सुल्तान कौन है? वो भी भैया अलाउद्दीन खिलजी है। वो भी कौन है? वो भी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नीति व्यवस्था भी कौन ले गया? अलाउद्दीन। हर किसी, भैया बाजार नीति व्यवस्था के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। हर किसी चीज के लिए अलग बाजार था। सहनाई मंडी, भैया वस्त्रों का एक सबसे अच्छा बाजार इसके पास। अलाउद्दीन खिलजी, घोड़ों का अलग बाजार, सब अलग बाजार होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी, भैया देवगिरी के एक राजा को इसने पीटा था, वो कौन था? वो रामचंद्र था, ठीक है। तुगलक वंश की तरफ, तुगलक वंश से क्वेश्चन शुरू हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के कार्यक्रम में लिखें। तो बताओ कौन कौन से कार्य हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय? सबसे पहले उसने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, तो वो बताएं कौन कौन से कार्य इसके समय प्रारंभ हुए थे। भैया सबसे पहले जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इसने
दुआब में कर वृद्धि की थी और जो लगभग फेल रही थी 1325 में। फिर इसने राजधानी परिवर्तन की, है ना भैया, राजधानी परिवर्तन इसने की, वो की थी इसने 1326 में। तो ये फिर उसके बाद भैया इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई 1329 में, है ना जी। फिर इसने खुरासान अभियान किया सबसे लास्ट में 1330 में। तो मिला दीजिए अब। तो पहला कौन सा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो आंसर कौन सा, सी आ गया, सी आंसर है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। तो याद रखना, दुआब में कर वृद्धि 25 में थी, सांकेतिक मुद्रा 29 में थी, राजधानी परिवर्तन 26 में थी, खुरासान अभियान इसका 30 में था। तो अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के, आपको आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल, दफ्तर रोजगार की स्थापना की थी, बताओ कौन था वो। तो फिरोज शाह तुगलक ने भैया खैराती अस्पताल, जिसको खैराती अस्पताल मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको कह देते क्या, दारुल हर्ब क्या कहा जाता था उसको, दारुल शफा। खैराती अस्पताल को क्या कहा जाता भैया, दारुल शफा। दारुल शफा नाम का खैराती अस्पताल खुलवाया था इसने फ्री में इलाज के लिए। हाँ, मुफ्त इलाज होता था। ये एक प्रकार से क्या था, खैरात में इलाज होता था, फ्री में इलाज, जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है वैसे ही। तो दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, बताओ कौन है। जो ब्राह्मण, भैया जजिया कर जो लगा सबसे पहले भारत में, किसने लगाया जजिया कर, भैया जजिया कर जो लगाया था सबसे पहले 712 ईस्वी में लगाया था, किसने, वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, है ना जी, 712 ईस्वी में। और ये बात समझना आप, जजिया कर जो लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में, लेकिन उसमें ब्राह्मणों को छूट थी, ब्राह्मणों को, बच्चों को, विकलांगों को, है ना, महिलाओं को ये छूट थी। लेकिन ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया, वो किसने, वो फिरोज शाह तुगलक ने लिया था, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को देश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया। तो इब्न बतूता किसके समय आया था, तो इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय गद्दी पर बैठा था भैया, इब्न बतूता आया था। अब इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था भैया। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का, वहीं से आया था, मोरक्को देश से, अफ्रीका से इब्न बतूता। और ये भी याद रखना, इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है रेहला, और रेहला में भी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य था भैया दिल्ली सल्तनत के अंदर, सुल्तानों के अंदर जितने भी सुल्तान हुए उनमें। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल थे, बताओ। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो किस में कुशल थे, कला में थे, संगीत में थे, हस्तशिल्प में थे, दर्शन में थे, किस क्षेत्र में निपुण हुआ करते थे भैया मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ना वो दर्शन शास्त्र में थे, फिलॉसफी में भी भैया एक निपुण व्यक्ति था, कला हस्तशिल्प तो, लेकिन फिलॉसफी पढ़ने लिखने में बहुत निपुण व्यक्ति था। कौन, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, विज्ञान, अरबी फारसी, ये सारी भाषाएं आती थी मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है भैया। सिर्फ ये नहीं, इसके फारसी इसका भी अधिक ज्ञाता था, अरबी भाषा का भी ज्ञाता, खगोल शास्त्री था, लेकिन बहुत सारी भाषाओं का ही ज्ञाता था। ये बहुत अच्छा विद्वान था ये व्यक्ति, है ना भैया। दर्शन शास्त्र, गणित के बारे में जानता था, तर्क शक्ति के बारे में जानता था, यानी रीजनिंग के बारे में ये व्यक्ति जानता है, ठीक है भैया। तर्क शास्त्र जिसको बोलते हैं, पारंगत के बारे में, बस सबके बारे में जानता है ये व्यक्ति, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था ये। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, जिसको दुनिया ने पागल सुल्तान कह दिया, खून पीने वाला कह दिया, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो बताओ कौन है, होली के त्योहारों में भाग लेता था वो व्यक्ति है कौन, आंसर क्या है इसका बताएं। क्या वो फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी है। तो होली के त्योहारों में सबके लोगों के सामने साथ भाग लिया करता था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था भैया, जिसको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। बताओ किसको कहा है कि वो विरोधों का मिश्रण है। बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इब्राहिम लोदी को। बताइए किसको कहा है विरोधों का मिश्रण, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना भैया। अब विरोधों का मिश्रण नहीं, बेचारा बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी कोई भी काम इसका सफल नहीं हुआ। नोटबंदी की वो चली नहीं, राजधानी परिवर्तन की वो चली नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें फेल हो गई। सती प्रथा को रोकना चाहे वो रुका नहीं, है ना भैया। अटैक किए वो सफल हुए नहीं। तो किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के के प्रीतात्मक रूप मुद्रा चलाई थी। बताइए तांबे के सिक्के किसने चलाए थे 1329 से लेकर 1330। कौन वो राजा है, कौन वो सुल्तान है जिसने भैया ये तांबे के सिक्के चलाए थे। तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाए थे तांबे के सिक्के, ठीक है। चमड़े की मुद्रा चलाई थी, इसने तांबे के भी सिक्के चलाए थे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दौलताबाद तांबे के सिक्के चलाने की प्रेरणा इसने भैया मंगोलों से ली थी, है ना।
दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वो कहाँ है? कहाँ है दौलताबाद? मैसूर में, औरंगाबाद में, निजामाबाद में, भोपाल में। औरंगाबाद में भैया, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र, वहीं था क्या? वहीं था मेरे प्यारे बच्चों, दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद लग गया लगभग बहुत दूर, राजधानी 1200 किलोमीटर दूर। राजधानी परिवर्तन कर दी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वो भी किस लिए? वो भी इसीलिए क्योंकि लगातार विद्रोह हो रहे थे इसके खिलाफ। मूव इसका ठीक ठीक था, लेकिन वो चल नहीं पाए, वो अलग बात है। अगला भैया सैयद और लोदियों से क्वेश्चन है। निम्न के काल अनुक्रम को व्यवस्थित कर दीजिए, बताइए कौन कौन कैसे कैसे आए थे। सबसे पहले कौन? लोदिया हैं, सैयद हैं, इलवारी तुर्क हैं। तो कौन सा? इलवारी तुर्क जो है भैया वो गुलाम ही है। गुलाम वंश के शासक को ही इलवारी तुर्क कहा जाता है ना भैया। तो ये पहले बैठे थे। उसके बाद कौन? ट्रिक वही भैया, वही गुड़ खा तसला में, तसला में। तो लगाओ भैया, सबसे पहले कौन आए? गुड़ से गुलाम आए, ठीक है। खा से क्या? खिलजी, 2 पे आए। तय से तुगलक, 3 पे आए, है ना जी। से सैयद, 4, और लोदी 5। तो लगाओ 4 5, 4 5 1 3 2, ये है आंसर। क्या? ये डी वाला, ठीक है जी। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया था? किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? तो वो किसने की थी भैया? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताओ कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। तो भैया इब्राहिम लोधी, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसको मार दिया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान भी है, लोधी वंश का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी। पानीपत के युद्ध में, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था भैया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो भैया ये हुआ था 1526 में। एक तरफ था बाबर, आक्रमणकारी आया था अटैक करने। दूसरा इब्राहिम लोधी था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, लोधी वंश का अंतिम शासक। भैया इसमें बाबर जीता था, विजय हुआ था बाबर, हार हुई थी इब्राहिम लोधी की। वहीं मारते इब्राहिम लोधी ने। युद्ध के मैदान में मरने वाला एकमात्र सुल्तान भी इब्राहिम लोधी है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखी? बताओ कौन है? कौन गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं लिखता था? तो भैया वो बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी, बहुत पावरफुल राजा। भैया इसके बारे में याद रखना, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना की इसने, सिकंदर लोधी ने। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? अभी तो मैंने बताया, यही सिकंदर लोधी है, 1504 में। यही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया गया? तो बताओ, गुलामों का तुर्कानी चहलगानी को खत्म किया बलबन ने, याद रखना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का विस्तार की व्याख्या की? तो बलबन ने। बलबन ने कहा था कि भाई राजा देवता तुल्य होता है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? बताओ। चचनामा भैया इसमें अरब का इतिहास लिखा हुआ है। अरब का इतिहास लिखा हुआ है इस किताब में। किसमें? चचनामा में। और चचनामा लिखी किसने है? चचनामा का लेखक है मेरे प्यारे बच्चों अली अहमद। ऊपर इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है अली अहमद। अली अहमद ने लिखी है क्या? चचनामा। चचनामा का लेखक है अली अहमद। चलो ठीक है भैया, कौन है? अली अहमद की है ये किताब चचनामा, अली अहमद ने लिखी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भैया, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में तो क्या सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करती थी? बहुत सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या थी? तो वो थी भैया अरोड़। क्या थी? अरोड़। अरोड़ जो जगह है सिंधु में ही, सिंधु यानी सिंध अफगानिस्तान में आज, तो वहाँ अरोड़ नामक जगह रहा करती थी इनकी राजधानी। अगला क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो वो कन्नौज राजा कौन था जिसकी लड़ाई हुई थी? तो भैया विद्याधर का सामना हुआ था किससे? महमूद गजनवी से। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? भैया 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है। और कहाँ है ये? अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में, याद रख। बनवाई किसने 2.5 दिन का झोंपड़ा? भैया इसका निर्माण करवाया था 1194 ईस्वी में। किसने? 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था भैया, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। उसी ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? भैया पूरा किया गया इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव डाली किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भैया नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
पूरा किया इल्तुतमिश ने। किसकी याद में बना? तो याद है भैया कुतुब अल बख्तियार काकी की याद में। और कौन था ये भैया गुरु था, ऐबक का गुरु, ऐबक के गुरु की याद में, ऐबक का गुरु उसी की याद में बनी है। 5 मंजिल है कुतुब मीनार में। कितनी आज भैया? आज 5 मंजिल है इसमें। और ऊंचाई कितनी है इसकी 238 फीट, या आप ये कह लो 72.5 मीटर ऊंचा है। क्या कुतुब मीनार की ऊंचाई है भैया, ये याद रखना। कुतुब मीनार की ऊंचाई, हाइट है कुतुब मीनार की। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो कौन था? दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का शासन। तो किसने इस्लाम के शासन पर ज़्यादा बल दिया था? कौन वो शासक है बताएं? तो भैया वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने एक प्रकार से दारुल इस्लाम, इस्लाम के शासन पर बल दिया भैया, याद रखना। इस्लाम के अनुसार ही शासन चलता था दारुल इस्लाम ये। और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी है भैया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक भी यही है। कौन? इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज आरंभ किया? तो भैया वो बलबन ने किया था। अगर पूछे नौरोज समाप्त किसने किया, तो आंसर है भैया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने नौरोज त्योहार को बंद करवा दिया था। ठीक भैया। नौरोज त्योहार इस्लामी नया वर्ष होता था, मुस्लिम न्यू वर्ष, नव वर्ष, मुस्लिम नव वर्ष होता था भैया। चलो, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? बताओ किसको 1000 दिनारी कहा जाता है? 1000 दिनारी। तो भैया मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को 1000 दिनार में खरीद के लाया था नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी का चचेरा भाई। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी लिखा है भैया, ये खिलजी का सेनापति था ये। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया, इसका नाम 1000 दिनारी भी था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? बताओ किसने खलीफा की शक्ति को मानने से इनकार कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं कौन है वो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के नहीं माना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसने खलीफा की उपाधि ले ली है। तो सिर्फ मना कर रहा है कि खलीफा को मैं नहीं मानता, विरोध कर रहा है खलीफा। लेकिन खलीफा की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र सुल्तान इसी का पुत्र है, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी बेवकूफ़ आदमी, चटक गया था, चटका आदमी था मुबारक शाह खिलजी। क्या था ये? थोड़ा पगलाया हुआ थे। कभी कभी नंगा या बिना कपड़ों के महिलाओं के बीच ऐसी दरबारियों के बीच ऐसी नाचने लगता था ये। तो सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बताओ सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम किसने लागू किया था? लोगों को अनाज तक बांटा था। तो बताओ कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? कोई बताएगा मुझे? चलो मैं बता दूं, कोई बात नहीं। दिल्ली सल्तनत सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही भैया, पीडीएस सिस्टम तक लागू कर दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना बनाई? बताओ किसने बनाई है? सुल्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना का निर्माण करवाया था। तो कौन राजा था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, गाजी मलिक भैया किसको? तुगलक वंश। गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक का ही उपनाम था, इसी की उपाधि थी, ग्यासुद्दीन तुगलक की ही उपाधि थी गाजी मलिक। ग्यासुद्दीन तुगलक की ही उपाधि थी भैया। ग्यासुद्दीन तुगलक की उपाधि क्या थी? उसका नाम था गाजी मलिक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, सिकंदर लोदी ने। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन आपसे पूछे सबसे पहले नहर किसने बनाई सुल्तानों में? तो सबसे पहले नहर का निर्माण, सबसे पहले नहर का निर्माण जो करवाया था वो किस सुल्तान ने करवाया था? तो भैया सुल्तानों में किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई? वो फिरोज शाह तुगलक ने, बहुत सारी नहरों का निर्माण।
तो याद रखना इसने पहली बार सुल्तानों में, और हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर की बात है ये, कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर किसने बनवाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? जिसने कहा था भैया राज्य के खर्च पर आप हज यात्रा के लिए जा सकते हैं, तो वो राजा कौन हुआ बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हज की यात्रा राजा के खर्चे पर या राज्य के खर्चे पर, या कह लो आप दिल्ली सल्तनत के खर्चे पर हज यात्रा भेजने वाला राजा कौन था भैया? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब। बताएं प्यारे बच्चों क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को लगातार शेयर करें आप लोग। बिल्कुल हिस्ट्री का एकदम रामबाण है, जिस पेपर में बैठेंगे क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले आप हिस्ट्री के। तो बताइए क्या आंसर है इसका? तो भैया वो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी व्यवस्था की थी, राज्य के खर्च पर हज यात्रा के लिए भेजते थे, मक्का मदीना जाते थे भैया, जिसको हज यात्रा हिजरत यात्रा भी कहा जाता था। पैगंबर साहब ने सबसे पहले यात्रा की थी, जो उनको मक्का से निकाल दे, मक्का से मदीना वो चले गए, वो हिजरत कहलाया था। वही आज हज यात्रा मक्का से मदीना तक की यात्रा है भैया। ठीक है, याद रखना, सऊदी अरब जाना पड़ता है, मक्का मदीना। लोदी वंश, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो भैया लोदी वंश आए थे ना, नहीं सैयद वंश आया था, खिज्र खान ने स्थापना की थी ना, सैयद वंश आंसर है प्यारे बच्चों। खिज्र खान ने, क्योंकि जब तुगलक था, तुगलक वंश का शासक बैठा था नासुद्दीन महमूद तुगलक, उसको मारा था तैमूर लंग ने बुरी तरह, और तैमूर की सहायता की थी किसने? उन्हीं के वजीर ने, क्या नाम था उसका? खिज्र खान। खिज्र खान ने एक नई वंश की स्थापना कर दी थी। आंसर क्या है बच्चों? आंसर है सैयद वंश आया था, फिर उसके बाद लोधी आए थे। निम्न सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? भैया अन्न के ऊपर अनाज टैक्स हटा दिया था, बताओ कौन है वो? इंपोर्टेंट व्यक्ति है, तो बताओ क्या आंसर होगा? तो वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ऐसे महान काम कर सकता है, उसने तो अनाज टैक्स ही हटा दिया। बताओ क्या राजा की सोच रही होगी, जिसने जो एग्रीकल्चर एंड टैक्स जो होता था, यानी जकात होता था, वो ही हटा दिया, जकात कर। ठीक है भैया, याद इंपॉर्टेंट है। और इसने एक, अच्छा सिकंदर लोधी ने एक भूमि मापक यूनिट चलाई थी, भूमि मापन इकाई। तो क्या थी भूमि मापन इकाई उसकी? उसका नाम है गज ए सिकंदरी। इसने गज ए सिकंदरी चलाई थी भैया, याद रखना। किसने? इसने। ठीक है, और इसका एक गज किसके बराबर होता था? आज के 30 इंच 31 इंच के बराबर, 30 से 31 इंच के बराबर होता था। ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाए। आप यहाँ बेल आइकन को हिट करेंगे तो जब भी, यानी घंटी को दबाएंगे, घंटे के निशान को, और जब हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास भैया नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक पहुंचेगा। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले प्राचीन भारत के हम पूरा एनसीईआरटी पर आधारित पूरी हिस्ट्री करवा चुके हैं, उसको भी जाकर देखें। इसके अलावा भैया एक और हमारा चैनल है शुक्रिया डिफेंस अकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके साथ भी कनेक्ट करें। जो भी डिफेंस की तैयारी करना चाहता है उसको हमारे उस चैनल के बारे में बिल्कुल राय दें, और जो बाकी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उसको शुक्रिया सिविल सर्विस से जोड़े। जय हिंद, जय भारत।